तो कल हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन एग्रीकल्चर। हमने समझा था कि कैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। फिर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हम क्रॉप्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं। फिर हमने एक्सप्लोर किया था पेस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रैटेजीज को एंड देन वी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले हमने देखा था रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या एग्रीकल्चर में। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। इधर बहुत ज्यादा फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है और बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। तो फार्मर्स कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फार्मिंग के दौरान, जैसे कि इंसेक्ट्स उनकी क्रॉप पे अटैक कर देती है, कभी कभी बारिश कम होती है, प्लांट्स को डिजीजेस हो जाती हैं या फिर प्रोडक्शन लो होता है। ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट्स को प्लांट के जीन्स स्टडी करने में हेल्प करता है। प्लांट्स के जीन्स को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से, और उसके थ्रू बेटर क्रॉप्स डेवलप की जाती है। ठीक है, ये रोल होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एग्रीकल्चर में। फिर हमने देखा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मीनिंग होता है प्लांट्स के जीन्स में चेंजेस करना टू इम्प्रूव दैट प्लांट। किसी भी प्लांट के जीन्स में चेंजेस करना या मॉडिफिकेशंस करना ताकि हम उस प्लांट को और बेटर बना सके, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन जो साइंटिस्ट है उन्हें इन क्रॉप्स को मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं कभी कभार उनमें प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, जैसे कि लो प्रोडक्शन, इंसेक्ट्स का अटैक करना, न्यूट्रिशन पुअर होना, वेदर की वजह से डैमेजेस कॉज होना हमारी क्रॉप्स को। तो साइंटिस्ट इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारी क्रॉप में यूजफुल जीन्स को ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा बीटी कॉटन, ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इसमें बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया की जीन को कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर दिया गया था। वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्राई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है इन द गट ऑफ द इंसेक्ट। आफ्टर दैट हमने गोल्डन राइस को देखा। गोल्डन राइस क्या है? उसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन नाम का जो न्यूट्रिशन है उसको ग्रेन में ऐड किया गया। कैसे कैसे ऐड किया गया था? मेज के जीन को ऐड किया गया था राइस प्लांट के अंदर, जिससे कि बीटा कैरोटीन हमें मिल सके ग्रेन में। पहले लीफ में प्रेजेंट होता था, लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से उसको हमने ग्रेन में भी ऐड करवा दिया था। फिर हमने पढ़ा क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है क्रॉप्स की क्वालिटी को बेटर बनाना। साइंटिस्ट जो होते हैं वो डीएनए को प्लांट्स के उसको एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट फास्ट ग्रो कर रहा है या फिर कौन ज्यादा फ्रूट्स देता है, कौन सा प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है, या फिर कौन सा प्लांट जो है वो हार्श वेदर में भी सरवाइव कर सकता है। तो इनमें से साइंटिस्ट बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स चूज करेंगे, उनके जीन्स को सिलेक्ट करेंगे और फर्दर नए क्रॉप्स को डेवलप करेंगे इसकी मदद से। उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फार्मर्स जो हैं इन पेस्ट से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, बट पेस्टिसाइड्स को यूज करने में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करते हैं। उसकी मदद से हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा फूड सिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है एवरी पर्सन शुड हैव इनफ फूड। हर इंडिविजुअल के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। ये चीज कहलाती है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज हो रही है, बट हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो लिमिटेड है।
और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। तो फ्यूचर में फूड कैसे प्रोड्यूस होगा, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि उसकी मदद से हम हाई यील्ड क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं। तो ये है फूड सिक्योरिटी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस क्या है? जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है एग्रीकल्चरल फील्ड में एनहांस करता है फूड क्वालिटी को, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल फार्मिंग को, रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जो क्रॉप्स पे होता है, और लास्ट है इम्प्रूव करता है फार्मर की प्रोडक्टिविटी को। एम आई क्लियर टू यू ऑल? सबको समझ में आए यहाँ तक? कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? चलो तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। अब तक हमने बेनिफिट्स, बायोटेक्नोलॉजी में बेनिफिट्स देखे, जैसे कि हेल्थ केयर में क्या बेनिफिट्स हैं, एग्रीकल्चर में क्या यूज है, कैसे हम बेटर मेडिसिन बना सकते हैं, कैसे हम बेटर क्रॉप्स बना सकते हैं। बट हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के साथ साथ उसके कुछ एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको समझ में आएगा कि एथिकल कंसर्न्स इन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। आप एक्सप्लोर करेंगे इश्यूज जो रिलेटेड हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के। आफ्टर दैट यू विल लर्न अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड सेफ्टी कंसर्न्स, then you will analyze the environmental impact of biotechnology, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर जो साइंस है वो इतनी पावरफुल हो जाए कि वो ह्यूमन बेबीज को डिजाइन कर सके, या फिर ह्यूमन बेबीज की जीन्स को डिसाइड कर सके, जैसे कि हाइट क्या होगी बेबी की, बेबी का आई कलर क्या होगा, या फिर उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, क्या ये सही होगा ऐसे जीन्स को डिसाइड करना? आप में से कुछ बच्चे यस कह रहे हैं और कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। तो यही एथिकल इश्यूज है। जो वर्ड एथिक्स है उसका मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। और बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड्स में प्रैक्टिस करते वक्त क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही पावरफुल फील्ड है, और उस बट हमें उसको यूज तो हम लोग करते हैं, बट हमें उसका यूज रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मतलब के लिए कैसे भी किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस कर ले,
वो चीज गलत होगी। ठीक है, हमें एथिक्स के साथ बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना है। ठीक है, अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स क्या होते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जीन्स को चेंज करना, जैसे कि आप सबको पता है। ये हम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बीटी कॉटन पढ़ा, गोल्डन राइस पढ़ा, ये सब चेंजेस बेनिफिशियल तो है, बट इनमें कंसर्न क्या रेज होती है कि क्या जो मॉडिफाइड फूड है वो कंप्लीटली सेफ है, या फिर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। ये क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, वो होता है ह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इमेजिन करो साइंटिस्ट बेबीज के जीन्स को मॉडिफाई करने लगे, इससे डिजीजेस रिमूव की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, बट इधर एक प्रॉब्लम भी अराइज होती है कि जो पीपल होते हैं दे मे मिस यूज दिस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट डिजाइनर बेबीज। जैसे पेरेंट्स फिर चूज कर सकते हैं कि बेबी का हाइट क्या होगा, स्किन कलर, आईक्यू लेवल, वो कैसी उसकी आवाज, कैसी उसका आई का कलर होगा, स्किन का कलर क्या होगा, कितनी हाइट होगी, हर एक चीज ये डिजाइन, आई मीन बायोटेक की मदद से डिजाइन किया जा सकता है, बट ये चीज एथिकली गलत है। जहां तक समझ में आया सबको कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो यूजफुल तो है, उसकी मदद से हम लोग डिजीजेस को रिमूव कर सकते हैं, हार्ट डिजीज या फिर किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ तक जब तक हम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ये सेफ है और ये बेनिफिशियल है, बट जब हम इसको अपने अकॉर्डिंग बेबीज को डिजाइन करने लगे तो कोई नेचुरल चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह का कुछ, हर कोई सुपीरियर चाइल्ड ही क्रिएट करना चाहेगा। एग्जैक्टली सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इक्वालिटी खत्म हो जाएगी और जो नेचुरल चीजें हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। डिजाइनर बेबीज क्रिएट सब रोबोट्स की तरह लगने लगेगा, कुछ नेचुरल लगेगा ही नहीं। फिर तो ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं है, हम रोबोट्स ही डिजाइन कर लेते हैं। तो ये डिजाइनर्स बेबी क्रिएट करना एथिकली गलत है। ठीक है, करने को कर सकते हैं बट ये एथिक्स के अगेंस्ट है, ये मिसयूज हो रहा है इधर अब साइंस का। ठीक है, अब जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, तो क्या ऐसे एनिमल्स को हार्म करना एथिकली सही है? क्या एनिमल्स को अपने मतलब के लिए यूज करना, क्या एनिमल्स को अपने लिए मतलब के लिए यूज करना सही है? नहीं है ना। तो बट इधर बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है, जैसे वैक्सीन टेस्टिंग और इस सब में हम बायोटेक की मदद से वो सब टेस्ट कर सकते हैं और एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई आपकी आइडेंटिटी को आपकी परमिशन के बगैर चेंज कर रहा है ना। अगर आप ऐसे अनएथिकली चेंजेस करने लगे तो ये कम्प्लीटली ऐसे ही साउंड करेगा कि कोई आपकी पर्सनालिटी को आपकी परमिशन के बगैर चेंज कर रहा है। आप मान लो डिजाइनर बेबीज तो क्रिएट कर रहे हो, बट क्या उस बच्चे का कंसेंट होगा कि हाँ मेरे को ऐसा ही आई कलर चाहिए, वो चाहिए? आप उसके राइट्स को तो वायलेट कर रहे हो ना। वो बड़ा होके कुछ भी चूज कर सकता है, उसको कैसा, उसको कौन सी सर्जरी करानी है, क्या करना है, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट जब तक वो
एग्जैक्टली सामान और बेबी में क्या फर्क रहेगा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे अनएथिकली हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये टॉपिक सबको? अब हम बात करते हैं डेटा प्रिवेसी की। डेटा प्रिवेसी क्या होता है? आजकल बायोटेक्नोलॉजी में जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर्स आपका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, इससे उनको डिजीजेस के बारे में पता चलता है। इससे उनको डिजीजेस के बारे में पता चलता है, वो आपके डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं आपके डीएनए को लेकर उसे टेस्ट कर कर उसकी मदद से डिजीजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, बट जो आपका डीएनए होता है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं अपने अंदर। जैसे कि आपको पता है डीएनए स्टोर्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हर एक डिटेल आपके बारे में डीएनए में स्टोर होती है। अब आपका जो डीएनए है वो रिवील कर सकता है आपको किन किन डिजीजेस का रिस्क है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, या फिर आपको कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ये सब चीजें हम डीएनए की मदद से पता लगा सकते हैं। अगर इमेजिन करो आपकी ये इंफॉर्मेशन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती है तो क्या होगा? प्रिया वेट, आई शेयर द स्लाइड्स। फर्स्ट आंसर मी, अगर आपकी डीएनए की इंफॉर्मेशन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती है तो क्या होगा? एग्जैक्टली आपकी उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपको इंश्योरेंस देने से मना कर देंगी, है ना। या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रिवेसी वॉयलेट होगी इससे आपकी, है ना। इमेजिन करो आपने कंपनी में अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए। उस कंपनी को पता चल जाता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क है, ठीक है। आपने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई की हुई है, उस कंपनी को आपके जेनेटिक डेटा से पता चलता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क है, और इस बेसिस पे वो आपको जॉब देने से मना कर देते हैं। क्या ये चीज सही है कि गलत है? गलत है ना। अभी आपको वो डिजीज है भी नहीं, वो उस डिजीजेस के प्रिडिक्शन के बेसिस पे आपकी कैपेबिलिटीज को जज कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है। तो हमें ये इंश्योर करना है हमारा जो जेनेटिक डेटा है, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किसी गलत के हाथ ना लगे, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्या आप लोग अपने पासवर्ड्स किसी के साथ, रैंडम पर्सन के साथ, ही किसी के भी साथ शेयर करते हो? डू यू शेयर योर पासवर्ड्स विद समवन? नो यू डोंट, एग्जैक्टली। तो वैसे ही आपको अपनी डीएनए की पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना डीएनए डेटा किसी के भी साथ शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि वो भी पासवर्ड की एक पासवर्ड ही है आपका, ठीक है। जिसके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, जो कि सही नहीं है, एथिकली गलत है इफ समवन मिस यूजेस योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आज मेरी सिटी में थोड़ा नेटवर्क इशू है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो always remember that you don't have to share your personal
जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने ह्यूमन जेनेटिक कंसर्न्स को कवर कर लिया है कि मॉडिफाइंग ह्यूमन जीन्स का क्वेश्चन एथिकल है कि गलत है, गलत है ये। ठीक है, फिर हमने प्रिवेसी डेटा इन बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे सेंसिटिव जेनेटिक डेटा को हैंडल करती है। इसमें क्या कंसर्न्स हैं कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, आपके पर्सनल डेटा को मिसयूज किया जा सकता है, और लैक ऑफ कंसेंट होता है, आपकी मर्जी के बगैर मिसयूज किया जाता है आपके डेटा को, आप अपना कंसेंट नहीं देते हो फिर भी मिसयूज हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है अब इस चीज का। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो नेचुरल स्पीशीज के साथ मिक्स अप हो जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं, तो इससे जो नेचुरल स्पीशीज हैं उन पे बुरा असर पड़ता है, और इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है बहुत ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? यस, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स जो एक साथ रहते हैं। ठीक है, जो एक साथ मिलके एक तरह का इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे बायोटेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है? अगर सिर्फ मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करने लगेंगे तो जो नेचुरल वेराइटीज हैं वो डिसअपियर हो सकती हैं, तो इससे जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी एडवर्सली अफेक्ट होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मानो जैसे कि मॉडिफाइड फिशेस हैं, वो एक्सीडेंटली ओशन में रिलीज हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा, जो मॉडिफाइड फिशेस की स्पीशीज है वो एक्सीडेंटली ओशियन में रिलीज हो गई, तो इससे क्या होगा? व्हाट इज इकोसिस्टम?
यस, अगर जो मॉडिफाइड फिशेस की स्पीशीज को हमने रिलीज हो गई गलती से ओशन में, तो जो नेचुरल फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मैंने पूछा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया है या फिर एक फंक्शनल यूनिट है जहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम के कोर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट? यस, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, रॉक्स, सॉइल, वाटर या फिर ह्यूमिडिटी, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? नोचरी। यस, मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या इंक्लूड करता है? लैंड बेस्ड एनवायरनमेंट्स जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, है ना। और इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या इंक्लूड करता है? वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया जो कि पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स है, या फिर मेरीन मेरीन हो गए जैसे कि ओशियन, कोरल रीफ्स और एस्चुरीज। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो इन्वायरमेंट को कैसे बायोटेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करता है? जब नेचुरल और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं तो उससे जो नेचुरल स्पीशीज है वो खत्म होने लगेगी, उनको बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। हमारे जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, अगर हर चीज मॉडिफाइड होगी तो नेचुरल चीजें तो
हो ही नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये जो नेचुरल चीज है उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। तीसरा, वो हमारी इकोसिस्टम को इनबैलेंस करता है, इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, सबको क्लियर? अगर हम हर, जैसे कि इमेजिन करो एक क्लास में सबके सब स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी एकदम सेम है, तो कैसी रहेगी वो क्लास? सब स्टूडेंट्स की जो पर्सनालिटीज है वो एकदम सेम है, तो वो क्लास कैसी होगी? एग्जैक्टली, क्लास बोरिंग हो जाएगी ना। क्लास की डाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारा नेचर है वो भी डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम हर चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करके नहीं रख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज हाउ बायोटेक्नोलॉजी अफेक्ट्स इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल। अच्छा, पहले मुझे बताओ सेफ्टी कंसर्न्स क्या क्या है। सेफ्टी कंसर्न्स यानी क्या है? क्या हमें सेफ्टी कंसर्न्स लेके चलना चाहिए कि जो हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री, आई मीन एब्सोल्युटली सेफ होने चाहिए। और जिस कोई भी अगर वैक्सीन या फिर किसी भी तरह की मेडिसिन लॉन्च की जा रही है तो पहले उनका प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसे ही रैंडमली कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन को लॉन्च नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपरली टेस्ट करना चाहिए तभी उन्हें लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें करना जरूरी क्यों है? ताकि जो हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई ड्रग को लॉन्च किया जा रहा है बिना किसी टेस्टिंग के, तो उससे क्या होगा? जो पॉपुलेशन है दैट वुड गेट सिक, और दिस इज डेंजरस। ठीक है, हमें लैब में सेफ्टी को कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि अगर साइंटिस्ट जो है वो डेंजरस बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे हैं, एक्सीडेंटली अगर वो बैक्टीरिया रिलीज हो जाते हैं तो क्या होगा? काफी सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे की थी। वो वायरस एक्सीडेंटली लैब से रिलीज हो गया था, जो कितनी तेजी से स्प्रेड किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इसी की वजह से जो साइंटिस्ट हैं उनको लैब्स के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए उधर। ठीक है, अब इन एथिकल गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को। ह्यूमन राइट्स एज यू ऑल नो इज अ फंडामेंटल राइट, उसे वायलेट करना गलत होगा, तो इन एथिकल गाइडलाइंस की मदद से उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सेकंड, ये इंश्योर करता है एक रिस्पॉन्सिबल रिसर्च को। जो भी रिसर्च कैरी आउट हो रही है लैब्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए, उनकी वजह से कोई भी एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ बैक्टीरिया वायरस ना हो और प्रॉब्लम कॉज ना हो। तीसरा, ये बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी मिसयूज होने से प्रिवेंट करता है। एंड फोर्थ इज प्रमोट सेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, सबको कोई डाउट है?
कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, पहला स्टेप होता है आप टारगेटेड जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा जीन जो है उसको इंजीनियर करना है, और फिर आप उस जीन को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं एक वेक्टर को, फिर आप लाइगेट करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को। आफ्टर दैट आप डीएनए को ट्रांसफर करते हैं एक होस्ट सेल के अंदर, फिर आप स्क्रीनिंग करते हैं एंड देन यू सेलेक्ट द मॉडिफाइड सेल्स। आफ्टर दैट क्लोन एंड एक्सप्रेस द प्रोटीन। आइसोलेशन में क्या किया जाता है, आइसोलेशन में कटिंग आउट द टारगेटेड जीन को कट करते हैं, किस टूल की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। वेक्टर प्रिपरेशन में क्या होता है, आप ओपनिंग द ट्रांसपोर्ट डीएनए को ओपन करते हैं। प्लाज्मिड्स प्राइमरी टूल क्या यूज होता है, प्लाज्मिड्स यूज होते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। लाइगेशन क्या होता है, पासिंग द जीन इनटू द वेक्टर, ठीक है। जीन को पास करते हैं वेक्टर के अंदर, ये किसकी मदद से किया जाता है, डीएनए लाइगेज की मदद से किया जाता है। फिर होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, बाय इंसर्टिंग द वेक्टर इनटू द होस्ट। ये आप इलेक्ट्रोपोरेशन की मदद से करते हैं या फिर हीट शॉक की मदद से करते हैं। आफ्टर दैट सिलेक्शन किया जाता है, आप फिल्टर करते हैं सक्सेसफुल सेल्स को। ये किसकी मदद से किया जाता है, एंटीबायोटिक सिलेक्शन मार्कर्स की मदद से। फिर कल्चरिंग की जाती है, आप सेल्स को ग्रो करते हैं टू हार्वेस्ट प्रोडक्ट, और ये बायोरिएक्टर्स की मदद से किया जाता है। एम आई क्लियर? ये मैंने आपको सुपरफिशियली स्टेप्स बताए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या होते हैं। किसी को कोई डाउट है इधर तक? जिसका भी डाउट था जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, समझ में आया? बताओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को टॉपिक से रिलेटेड और कोई डाउट है? तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट जो बायोटेक्नोलॉजी है आप उसको, दैट शुड बी यूज्ड केयरफुली, सेफली एंड एथिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। Okay, now answer my questions.
नाउ टेल मी व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्या होता है? वन वर्ड आंसर दो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है डीएनए में चेंजेस करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है? मेजर कंसर्न्स क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड? मेजर कंसर्न्स क्या है? इकोसिस्टम, ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, इकोसिस्टम को अफेक्ट पड़ता है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी देखने को मिलता है, ठीक है? Okay, now tell me what does data privacy means in biotechnology? डेटा प्रिवेसी का क्या मीनिंग होता है बायोटेक्नोलॉजी में? बोल देखिए, बोल। डेटा प्रिवेसी का मीनिंग होता है कि आपको अब प्रोटेक्ट करना अपनी जेनेटिक, पर्सनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है? डेटा प्रिवेसी का मीनिंग होता है प्रोटेक्टिंग पर्सनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, मैं आपको चार एग्जांपल्स दूंगी, उनमें से आप मुझे बताओगे कि कौन सा रिलेटेड है टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम ट्रैफिक। सेकेंड ऑप्शन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम, या फिर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस, एंड फोर्थ इज बिल्डिंग टॉलर हाउसेस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो रिलेटेड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन बायोटेक्नोलॉजी? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम, ठीक है? ओके, नाउ टेल मी, मैं सेंटेंसेस बोलूंगी, मुझे बताना इनमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, ठीक है? फर्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी कैन improve क्रॉप प्रोडक्शन। Biotechnology can improve crop production. True. Yes, हम बायोटेक की मदद से क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक डेटा शुड ऑलवेज बी शेयर्ड विदाउट परमिशन। जेनेटिक डेटा शुड ऑलवेज बी शेयर्ड विदाउट परमिशन।
यस, हमें अपना जेनेटिक डेटा अपनी परमिशन से शेयर कर सकते हैं, बिना परमिशन के उसे शेयर करना इज एथिकली रॉन्ग. नाउ टेल मी, environmental impact refers only to air pollution. जब हम environmental impact की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो क्या हमारा मतलब सिर्फ एयर पॉल्यूशन से होता है? नहीं ना, वाटर पॉल्यूशन के तो हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए कि कैसे जो इकोसिस्टम है वाटर वाला वो डिस्टर्ब होता है बायोटेक की वजह से. जब हम मॉडिफाइड स्पीशीज ऑफ फिशेज या किसी भी तरह की मॉडिफाइड स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं ओशन में या किसी भी वाटर बॉडी में, तो वो नेचुरल चीजों को डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेफ्टी टेस्टिंग is important before releasing biotech products. Safety testing is important before releasing biotech products. सेफ्टी टेस्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी तरह के बायोटेक प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले, तो ये सेंटेंस ट्रू है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एथिकल गाइडलाइंस हेल्प साइंटिस्ट्स टू मेक रिस्पांसिबल डिसीजंस. क्या हम एथिकल गाइडलाइंस की मदद, साइंटिस्ट एथिकल गाइडलाइंस की मदद से रिस्पांसिबल डिसीजंस ले सकते हैं? ट्रू. हाँ, ले सकते हैं. अच्छा, मुझे जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कोई एक एग्जांपल बेनिफिट बता दो, क्या होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कोई एक बेनिफिट? बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जीन थेरेपी, गोल्डन राइस, डिजीज डायग्नोसिस और पेस्ट रेजिस्टेंस, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. हाँ, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि क्रॉप का यील्ड बढ़ जाता है, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स को हम इंजीनियर कर सकते हैं, हम अपनी क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे बताओ, why is genetic information considered private? Why is genetic information considered private? Because it contains personal and sensitive information about individuals, इसीलिए genetic information private होनी चाहिए. ठीक है. Okay. Why are ethical discussions important in biotechnology?
आज का जो हमने लेक्चर था हमारे टॉपिक का एथिकल कंसर्न्स, ये वाला जो टॉपिक है इसका डिस्कशन इम्पोर्टेंट क्यों है बायोटेक्नोलॉजी में? Why are ethical discussions important in biotechnology? Yes, they help ensure biotechnology is used responsibly and safely. ठीक है, ये इंश्योर करते हैं, इंश्योर करने में हेल्प करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है हम उसको सेफली और रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं. ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, कोई टॉपिक किसी को ना समझ में आया? चलो, चलो, I may end the class here. Thank you so much everyone for cooperating. See you guys tomorrow. Have a good evening. Bye everyone.